वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 13th। और आज जो 13th हमारी ये क्लास है इसमें हम कवर करेंगे एक छोटा सा टॉपिक पहले, यानी कि हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। देन उसके बाद लॉर्ड डफरिन के बाद हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट हम ट्विस्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। आईएनसी से तो चलो मान लिया क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इससे पहले की ऑर्गेनाइजेशंस है, जो आईएनसी से पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले 1885 से पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी उनको हम कवर करेंगे। और हमारा जो कोर टारगेट रहेगा आज का सबसे पहला वो यही रहेगा कि डफरिन के बारे में तुरंत डफरिन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो उनको पढ़ के उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे डायरेक्ट आईएनसी से पहले की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस साथ में आप चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग हिस्ट्री। तो अभी हम इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और ये क्लासेस जो है वो एक ऑनलाइन बैच रहेगा। पूरा बैच जो है वो हम लॉन्च करेंगे और इसमें हमारा टारगेट है कि 2 से 3 महीने में हम पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न पूरा जो है वो यहाँ पर टारगेट रहेगा कवर करने का। और ये क्लासेस जो है वो पीजीटी, टीजीटी और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए रहेगी, यानी कि सिर्फ फोकस यहाँ पर हिस्ट्री के लिए ही किया जा रहा है। इन डेप्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हर टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको कमीशन के मतलब जो आपके कमीशन के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। और प्लस साथ में जो अब आपका जो ऑप्शनल है उसको भी जो है वो आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसमें हमारे कुछ टारगेट्स हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं वो 25 नवंबर से कर सकते हैं और आप इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन जो है आप रजिस्ट्रेशन भी पहले कर सकते हैं। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे कि हम किस अप्रोच के साथ जो है वो उसको पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा एक फाउंडेशन कोर्स रहेगा। फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो है वो हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि जो न्यू एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी है उसको, उस पर भी हमारा फोकस है, एक तो पहला पॉइंट। और सेकंड जो हमारा फोकस है वो है तमिलनाडु बोर्ड पे। तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन दोनों को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स है और उनके चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। और प्लस का क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये मेरे एंड से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्लास में खुद भी नोट्स बना सकते हो जिस तरह से हम पढ़ेंगे। लाइव जो है वो ये क्लासेस रहेगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद मैं आपको साथ में बताना चाहूँगा कि 2 घंटे की जो है वो क्लास होगी हर रोज़। इसमें 2 से 3 घंटे हो सकते हैं। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी हम साथ में करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके रिगार्डिंग जो है वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे और आंसर राइटिंग भी साथ साथ करेंगे। डेली और वीकली क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग। और जो टीजीटी और पीजीटी कमीशन कर रहे हैं उनके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वीकली ये टेस्ट रहेंगे। फिर फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के ही जो है वो पूरा का पूरा टेस्ट होगा, हिस्ट्री का ही कंटेंट होगा, पूरी क्लास ही हिस्ट्री की होगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में जो आप हमें हमारे साथ जो है वो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको यूज़र नेम और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो मिल जाएगी। और आप हमें जो है वो फिर कोर्स के रिगार्डिंग जो है वो पूरी जो है वो इंक्वायरी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉर्ड डफरिन एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब इसके बारे में जो है वो हमें सिर्फ यही क्लियर होता है कि ये लिंक करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। या एक बार जो है वो प्री में इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जब आईएनसी बनी तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन, मतलब लाइक इवेंट है कोई, उस इवेंट वो इवेंट किसके टाइम पे हो रखा है। या फिर सीक्वेंस वाइज भी आता है क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहता है सीक्वेंस का, कि सीक्वेंस वाइज जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो हमने सीरीज शुरू की है 1526 से हमने शुरू की थी और ऑलमोस्ट हम 1884 तक पहुंच चुके हैं। 1526 से शुरू करके हम जो है वो 1884 तक पहुंच चुके हैं। इसमें हमने सीरीज वाइज कर रखा है, सारा हर एक इवेंट को इन डिटेल डिस्कस कर रखा है। तो इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें तो 1884 से लेकर 1888 तक जो है यानी कि 4 साल ये जो है वो एज अ गवर्नर जनरल जो है वो भारत के रहे। और इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, तो सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1884 में। और इसकी फॉर्मेशन के 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इसमें क्या क्या रीजंस थे क्यों बनी, ठीक है, रीजंस, थ्योरी, ये पूरी जो थ्योरीज है उनको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, थ्योरीज के साथ पढ़ेंगे इनको बिल्कुल क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, थ्योरीज आईएनसी, रीजंस हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या ब्रिटिश का एक्शन था, ब्रिटिश एक्शन या पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रिटिशर्स का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये सभी थ्योरीज में कवर होता है। इंडियन स्कूल ऑफ थ्योरीज यहाँ पर पढ़ सकते हैं और दूसरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ थ्योरीज। तो ये दोनों थ्योरीज को जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी जो है वो मेंस के लिए हेल्प मिलेगी हमें। देन उसके बाद इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ दूसरा, वो हुआ बर्मा वॉर।
ये छोटा सा इवेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बर्मा वॉर 1885 से लेकर 86 के बीच में, और बर्मा को फाइनली एनेक्स किया और 1886 में जो है वो बर्मा प्रोविंस बना दिया। बर्मा जो है वो एक प्रोविंस यहाँ पर जो है वो बना दिया इनके टाइम पे, जो है वो ये जो है वो प्रोविंस बन रखा है। देन उसके बाद एक छोटा सा इवेंट और आता है, वो आता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर काउंसिल। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या काउंसिल भी हम इसको कह सकते हैं कि काउंसिल इनके लिए बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई 1886 में। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, सीक्वेंस वाइज में आ सकता है। बर्मा को प्रोविंस बना दिया और बर्मा की कैपिटल बना दी रंगून, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। रंगून जो है वो बर्मा की जो है वो कैपिटल हो गई, ठीक है। इसके बाद एक और जो पॉइंट हमें याद रखना है वो है 1888। वैसे तो यहाँ पर आईएनसी के सेशन भी है, 86 में सेशन हुआ, 87 में सेशन हुआ, 1888 में सेशन हुआ, लेकिन वो आईएनसी की फेज के साथ पढ़ेंगे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ेंगे। यहाँ पर है नाइटहुड मिला है, और ये जो नाइटहुड मिल रखा है ये मिला है सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान को जो है वो ये नाइटहुड मिल रखा है। तो ये हम याद कर सकते हैं। और सर सैयद अहमद खान ने नाइटहुड जो है वो जब आपका होम रूल जो जब होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुई थी तो उस टाइम पे इन्होंने अपना नाइटहुड वापस किया था। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी। जो हमारे ज्योतिराव फुल्ले थे, इनको जो है वो महात्मा का टाइटल, जो महात्मा का टाइटल है वो भी इनको इसी साल मिल रखा है, और यानी कि 1888 में जो है उनको टाइटल मिल रखा है, ये भी हम साथ में याद कर सकते हैं। देन इसके बाद अब हम चलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब एक ईयर बना लो यहाँ पे 1885। इन शॉर्ट इसको सिंपल पढ़ने का तरीका है, हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस अप्रोच के साथ हम इसको पढ़ सकते हैं वो हम समझेंगे। हम बात करेंगे कि जितनी भी एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशन जो आईएनसी से पहले बनी, तो अब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और 3 एड्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनलिज्म है वो बंगाल से ही शुरू हुआ है। बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बॉम्बे में पढ़ेंगे कि बॉम्बे में जो है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है ये, और उसके बाद एक मद्रास। ये 3 हेड्स में जो है वो हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे कि कौन सी जो है वो कहाँ पे थी। लेकिन और एक इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज आउटसाइड इंडिया। भारत से बाहर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। अब इस तरह से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ना एक कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी साथ में कि अच्छा ठीक है, बंगाल में ये थी, तो याद करना इजी रहेगा। आप इजीली जो है वो याद कर सकते हैं। सिमिलर हम यहाँ पर बॉम्बे में भी इसी तरह से याद कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक हेल्प और मिलेगी, वो है लीडर्स की। हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा लीडर जो है वो कहाँ किस रीजन में एक्टिव है, तो ये एक हेल्प मिलेगी यहाँ पे। देन उसके बाद अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि क्यों जो है वो एसोसिएशंस बनी, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो सबसे पहले तो रीजंस की हम बात कर लेते हैं कि क्यों जो है वो ये एसोसिएशंस बनाई गई। आप इस तरह से जो है वो जब मेंस राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इस तरह से रीजंस लिख सकते हैं और एक फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। तो देखो, जो पहला सबसे कॉमन रीजन बनता है वो बनता है एजुकेशन का। एजुकेशन की वजह से जो है वो इंडिया में जो है वो एक तरह से सेल्फ अवेकनिंग शुरू हुई। अब एजुकेशन ऐसा तो नहीं था कि भारत में पहले नहीं थी, भारत में पहले से ही जो है वो एजुकेशन एग्जिस्ट थी, चाहे वो वेद ही पढ़ रहे हो, चाहे वो संस्कृत लैंग्वेज हो, लेकिन एजुकेशन तो थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, ये इसका जो विस्तार है वो ब्रिटिशर्स ने कर रखा है भारत में। और इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, वुड्स डिस्पैच। जब हम इस तरह से एग्जाम्पल लिखते हैं और ब्रैकेट में 1854 भी लिख दो, अगर आप ईयर्स के साथ बहुत स्ट्रांग हो तब आप ईयर ऐड करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि गलत नहीं लिखना हमें फैक्ट। तो एक रीज़न ये हो गया। सेकेंड रीज़न हो गया, तो इससे सेल्फ अवेकनिंग शुरू हुई। फिर यहां पर आप बता सकते हैं रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू हुई थी उसकी वजह से भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई। फिर आप रिफॉर्म्स में बता सकते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय 1828 में, अगर आपको ईयर पता है तो लिख दो। आर्य समाज आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से जो है वो आप रिफॉर्म्स में डाल सकते हैं। देन उसके बाद एक ये रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न आप बता सकते हैं राइज ऑफ मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास राइज हो रही थी, इन्होंने अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो किया, संवैधानिक वे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इन्होंने अप्रोच रखी। और इस अप्रोच की वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है।
ये भी एक कारण है कि अपनी आवाज़ जो है वो कॉमन रखने के लिए जो है वो हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन। जब ब्रिटिशर्स ने 1858 में कहा कि अब भारतीय भी जो है वो भारतीय भी जो है वो सरकार का जो है वो हिस्सा होंगे। अब हिस्सा चाहिए, लेकिन अब ऐसे तो नहीं होगा कि हर कोई उठ के बन गया। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से एक पर्सन सिलेक्ट होगा। तो एक रीजन से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उस रीजन से एक पर्सन गया और उस एक पर्सन ने जो है वो रिप्रेजेंट किया ब्रिटिश सरकार को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक कारण हम और बता सकते हैं, वो बता सकते हैं अवेकनिंग का, या फिर नेशनलिज्म भी एक कारण हो सकता है कि जो नेशनलिज्म की वेव थी जिसमें अगर हम बात करते हैं, हमें पता चला कि यार भारत तो पहले से ही रिपब्लिकन नेशन था। भारत से पहले से ही जो है, फॉर एग्जांपल, फिर एग्जांपल भी लिख दो यहाँ पे जब आप रिपब्लिकन नेशन बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल वैदिक कल्चर या वैदिक पॉलिटी, जिसमें हम देखते हैं कि जन थे, वो इलेक्टेड हेड होता था वहाँ पे, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण हो गए जिसकी वजह से जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। देन उसके बाद जब ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी, अब ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन बन गई, कारण हमें पता चल गए। फिर इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स को साथ में ही क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इनका मासिस को अवेयर करवाना, मासिस अवेकनिंग। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, मासिस अवेकनिंग जो है वो एक ऑब्जेक्टिव था। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं हेनरी वेवांजो का, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट शुरू करी। तो वो एक तरह से मासिस मतलब स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे थे। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव था इनका पॉलिटिकल डिमांड्स को रेज करना, फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन। हमेशा जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, तो हमें स्पेशली जब हम एक ऑप्शनल की बात करते हैं, तो उस केस में जो है वो हमें एग्जाम्पल्स को साथ में ऐड करना चाहिए। देन उसके बाद इसमें रिफॉर्म्स मूवमेंट को डाल सकते हैं कि रिफॉर्म्स करने थे। रिफॉर्म्स में आप बता सकते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 पॉइंट से जो आप इसको बता सकते हैं कि हमारा इस तरह से जो है वो टारगेट था रिफॉर्म्स करने का। ये भी एक कारण हो सकता है। स्प्रेड अवेयरनेस और मास अवेकनिंग एक पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर बता सकते हैं कि जब राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ तो उन्होंने डिमांड करी जॉब्स की। उन्होंने कहा कि सर हम भी जो है वो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं सिविल सर्विसेज। जब भारतीयों ने कहा कि हमें भी सिविल सर्विसेज में जाना है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है जाओ एग्ज़ाम दो, लंदन चले जाओ, आप एग्ज़ाम दो, लंदन जाओ, एग्ज़ाम दो, क्लियर करो और लग जाओ। लेकिन इंडियंस ने कहा कि सर हर कोई लंदन नहीं जा सकता। अगर एक एवरेज क्लास के पर्सन को, एवरेज फैमिली से बिलोंग कर रहा है जो पर्सन, उसको अगर लंदन जाना है तो बहुत खर्चा होगा, तो खर्चा कैसे पे किया जाएगा। तो उस केस में इन्होंने डिमांड किया कि हमें एग्ज़ाम यहीं पर चाहिए, हमें भारत में ही एग्ज़ाम चाहिए। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी। देन अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब हम सिमिलर जो हमने यहाँ सबसे पहले यहाँ पर प्लान बनाया था कि बंगाल बॉम्बे और मद्रास और आउटसाइड इंडिया, इसी तरह से हम इसको जो है वो कवर करेंगे, ताकि हमें जो है वो ये हमेशा याद रहे। फिर ये सीक्वेंस भी एक बहुत इसका जो है वो यूनिक सा बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंगाल में बनी। अब आप सीधा बता सकते हैं कि बंगाल को जो है वो सबसे पहले पॉइंट लिखो यहाँ पे, तो आप बंगाल भी बना सकते हैं। तो अब देखो हर बार जो है वो पूरा भारत का मैप बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपको बंगाल को बनाना है तो सिंपल इस तरह से जो है वो हम अगर मैप भी बनाना चाहते हैं पूरा, हम बना सकते हैं। और जितनी ज़्यादा हम मैप को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही जो है वो हमारे लिए जो है वो अच्छा रहता है। तो इस तरह से हम उत्तराखंड वाले रीजन को बना सकते हैं। देन उसके बाद सिक्किम, फिर उसके बाद इधर ये आपका भूटान, और इसको साइड करके अरुणाचल प्रदेश। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो है वो हम बना सकते हैं मैप को। और अगर आपके पास जिस तरह से भी आप मैप बना पाते हो, ऑलमोस्ट आपको बस ये करना है कि हमें जो है वो मैप बनाना है। इसमें थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब एक पॉइंट समझा यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट हम आधा मैप बना रहे हैं क्योंकि हमें इतना ही पढ़ना है, तो इस करके जितना हमें समझना है हम उतना सा ही जो है वो मैप बनाएंगे। अब एक पॉइंट समझो कि बंगाल जो रीजन था वो ये वाला रीजन था, दिस इज़ योर बंगाल। एंड ये जो ऊपर वाला रीजन है ये अवध था। लेकिन अब अवध पे जो है वो एक तरह से इनडायरेक्टली जब हम बात करते हैं 1765, तो इस रीजन को भी जो है वो कंपनी ने नेक्स्ट कर लिया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ। तो अभी हम इसको बंगाल मान सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें उड़ीसा का ये वाला पार्ट भी थोड़ा इंक्लूड होता है, बिहार वाला रीजन भी, और प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश, और ऊपर को थोड़ा बहुत आसाम का रीजन। अब एक पॉइंट समझो कि ये जो रीजन है ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिशर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? सबसे पहला तो ट्रेड एक रीज़न था।
यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। सेकंड, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम, अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इतनी कंपनियां लगा दी थी, उसकी वजह से यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया था। इवन अगर हम बात करें राय दुर्लभ की, जगत सेठ जो कि प्लासी के टाइम पे एक्टिव थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिश सरकार एज वेल एज जो इंडियन जो राजा थे, इंडियन जो नवाब थे, उनको भी हेल्प करते थे सरकार चलाने के। तो मतलब बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग था। अब बैंकिंग सिस्टम के साथ एक पॉइंट हमें और लिंक करना है यहाँ पर, वो है जमींदार। यहां पर बड़े बड़े जमींदार थे, इसलिए यहां पर परमानेंट सेटलमेंट या जिसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम भी शुरू किया था। जो किया था, हम अगर बात करें तो ये हुआ था आपका शुरू 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और ये कहा था कि ये जो जमींदार है ये रेवेन्यू पे करेंगे कलेक्ट करके। मतलब कंपनी को एक फिक्स रेवेन्यू जमींदार पे करेगा, और जमींदार जो है वो फिर पीजेंट से कलेक्ट करेगा। अब हुआ क्या यहाँ पे कि ये तो उस टाइम की फेज है जब कंपनी रूल था, लेकिन जब कंपनी से ट्रांसफर होने लगी पावर क्राउन की तरफ, तो सबसे पहले इन जमींदार को ये समझ आया 1837, सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ मैं ताकि चीज़ें याद रहे, 1837 और इसको 1838 भी हम कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक ईयर ये बना सकते हैं। यहाँ पर एक सोसाइटी बनाते हैं, जिस सोसाइटी का नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये लैंड होल्डर सोसाइटी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे द्वारका नाथ टैगोर। जो ये द्वारका नाथ टैगोर थे, इन्होंने ये कहा कि जो जमींदारी सिस्टम है इसको पूरे देश में स्प्रेड कर देना चाहिए। मतलब जो ये सोसाइटी थी, इसका मेन टारगेट था जमींदार्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन मिडिल क्लास ने बनाई अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और इसलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था 1857 में भी, क्योंकि इनका फेथ था ब्रिटिश सरकार में। देन उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, दूसरी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी, वो बनी 1843 में। और 1843 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये बनी आपकी 1843 में। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दो तीन पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, बंगाल की बात की जा रही है, ब्रिटिश की बात की जा रही है। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश की सपोर्ट के बिना कोई भी ऐसी एसोसिएशन बनाना मुश्किल है, नहीं तो सरकार क्या करेगी, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देगी। नाम इसलिए दिया गया इसका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी क्योंकि सरकार इसको इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए भाई ब्रिटिश नाम दे दो, ब्रिटिश के फेवर में ही है। इस तरह से हमने जो है वो इनडायरेक्टली बता दिया। उसके बाद 1851 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश और इंडिया की एसोसिएशन दोनों के मिलाकर मतलब क्या है, एक तरह से रिफॉर्म्स की डिमांड की गई कि रिफॉर्म्स यहाँ से होने चाहिए। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो थे राधाकांत देव। राधाकांत देव। और सेक्रेटरी जो बने, सेक्रेटरी बने देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ये जो है वो सेक्रेटरी बने इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े लेवल पर बनाई गई बंगाल में। देन उसके बाद यहाँ पर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की, और 1852 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था बंगाल एसोसिएशन। ये जो बंगाल एसोसिएशन है, इसके बाद जो है वो आपका नेशनलिज्म ग्रो करना शुरू करता है। नेशनल अवेकनिंग जो है वो शुरू होती है बंगाल में मेनली इसके बाद। और फिर यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है तो हो जाता है, तो जिसकी वजह से बंगाल को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और वेव ऑफ नेशनलिज्म यूनिटी की तरफ ट्रांसफर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स, कि अभी पहले रिफॉर्म्स चाहिए फिर उसके बाद भारत को आज़ाद करवाएंगे। देन उसके बाद एक एसोसिएशन बनती है, उसका वो बनती है 1870 में, और इस एसोसिएशन का जो नाम था वो था नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, और रीजंस हम पढ़ चुके हैं पहले क्यों बनी, तो अब हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद करेंगे। अब यहाँ पे जो मेंबर्स थे ना, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन मेंबर था, तो जो पहले पर्सन थे यहाँ पर उनका नाम था मैरी कारपेंटर। मैरी कारपेंटर, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और इनको असिस्ट किया था केसी सेन ने, केशव चंद्र सेन ने जो है वो उनको सपोर्ट किया था।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन थी जो बनी आपकी 1870 में। देन उसके बाद अगर हम बात करें जो हमें याद रखनी है, इंडियन लीग हम एक याद कर सकते हैं, बट ये हम अलग से पढ़ेंगे इन डिटेल में। देन उसके बाद हम बात करते हैं बॉम्बे की। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, वो करेंगे हम बॉम्बे से शुरू करेंगे। और सबसे पहले यहाँ के एक पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था, क्योंकि उस टाइम पे ये एक प्रोविंस प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ से एक पर्सन निकले थे जिनका नाम था दादा भाई नरोजे, DBN, दादा भाई नरोजे। इन्होंने 1865-66 में एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी। ये सोसाइटी कहाँ पर बनाई थी? इन लंदन, ये लंदन में बनाई थी। और इसका जो मेन टारगेट था वो भारतीयों की जो प्रॉब्लम्स है उनको बताना, और इसमें जो पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थे, क्योंकि इन डेप्थ हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो यहाँ पर जो पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थे उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है WC बनर्जी का। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा 1885 में, WC बनर्जी। मैं पूछूंगा वहां पर कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनी है। देन उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा नाम आता है वो आता है फिरोज शाह मेहता का, फिरोज शाह मेहता। अब देखो छोटे छोटे दो पॉइंट्स क्लियर होते हैं, एक तो ये कि फिरोज शाह मेहता के बारे में पढ़ना जरूरी है, और दूसरा WC बनर्जी के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो इनके रिगार्डिंग हम एक अलग से जो है वो वीडियो बनाएंगे, पूरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बॉम्बे में एक और एसोसिएशन बनी थी, वो थी 1870 की, जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ये जो पूना सार्वजनिक सभा है ये 1870 में बनी थी, और इसको बनाया था MG रेनेडे ने। इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है जब हम ऑप्शनल लेवल पर बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो एग्जाम में डायरेक्ट तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि राइट ए नोट ऑन MG रेनेडे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो किस तरह से जो है वो नेशनलिज्म को हेल्प करती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो, अगर हम बात करें, MG रेनेडे ने रोल प्ले किया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके बाद यहाँ पे एक एसोसिएशन और बनी है जिसका नाम था, अब वही है कि बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, तो यहाँ पर बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बनी आपकी 1885 में, और इसको बनाया है फिरोज शाह मेहता ने, पहला नाम याद रखना फिरोज शाह मेहता। और इसमें आता है KT तलांग। ये नाम ऑलरेडी ये पूछा जाता है कौन फाउंडर थे, और इसमें एक पर्सनैलिटी और इंपॉर्टेंट है, वो है बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो बदरुद्दीन तैयबजी हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया, KT तलांग हो गया, ये कुछ ऐसे नाम है ना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जिनका नाम ना बहुत हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली इन अर्ली फेज। हमारे लिए गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजे, ये ज़्यादा फेमस हो गए तो इनके नाम हम याद रखते हैं, लेकिन इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये जो छोटे पर्सनालिटीज़ थे, पर छोटे तो नहीं कहेंगे हम इनको, लेकिन इनका रोल जो इनकी फेज, इनका फ्रीडम स्ट्रगल में रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें बंगाल से मद्रास की तरफ, कि मद्रास में कौन कौन सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो सबसे पहले मद्रास की अगर हम बात करें तो हमें जो याद रखना है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये बनी थी 1852 में। एग्जैक्ट फाउंडर हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं हम पढ़ सकते हैं, तो हमें याद रखना है ये किसने बनाई थी, गुलजार गुलजा लक्ष्मी, लक्ष्मी नारासू चेती ने। बहुत बड़ा नाम है इनका, गुलजा लक्ष्मी नारासू चेती, इन्होंने जो है वो ये बनाई है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं GLC, सिंपल GL चेती भी करके भी हम जो है उनको याद कर सकते हैं। इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन थी मद्रास की, मद्रास की फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन थी ये, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो इनका नाम याद रखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन और बनी है, वो बनी है 1884 में, दैट इज मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जिनका रोल रहता है वो रहता है
सबसे पहला नाम याद रखो, एम वीरा राघव, RAGHA राघवाचारी। एम वीरा राघव चारियर, ये एक नाम है जिसमें जो है वो रोल इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो पर्सनालिटी है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर, GS अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसमें रहता है। एक और पर्सनैलिटी है जिसका यहाँ पर नाम आता है, वो होता है P आनंदाचार्लू। तो ये 3 पर्सनैलिटीज़ हैं। देन इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि ये जो मद्रास महाजन सभा थी, जब 1930 में जब सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया था, जो हमें याद रखना है सॉल्ट सत्याग्रह का, उसमें जो है वो ये इन्होंने जो है वो यहाँ पे मद्रास में सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था। जब दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था तो मद्रास में इन्होंने लीड किया था, तो ये हम याद कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें जो अदर देन इंडिया है, मतलब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस ये रीजनल लेवल से भी हम पढ़ सकते हैं, वो है इंडियन लीग। अब यहाँ पे ना एक वर्ड आ रहा है इंडियन लीग, मैं ये इसलिए अलग करवाना चाहता था क्योंकि देखो कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि इंडियन मतलब पूरा वन नेशन, वन नेशन का कंसेप्ट यहाँ पर समझ आता है, तो इसमें ये क्लियर होता है इंडियन लीग के बारे में। ये 1875 में बनी थी और इसको बनाया था ससिर कुमार घोष, SISIR ससिर कुमार घोष, इन्होंने ये बनाई। पहला पॉइंट, पहले पर्सनैलिटी। और इसमें जो दूसरे पर्सनैलिटी है जिनका नाम हमें याद रखना है वो है शंभू, SAMBHU शंभू चरण, CHARAN, शंभू चरण मुखर्जी। ये 2 नाम हैं जिनको हम साथ में याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी कहीं ना कहीं इंडियन वर्ड आता है, दैट इज योर इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1876 में, इसको बनाया है SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली डेज। उसके बाद दूसरे जो पर्सनालिटी थे वो थे आनंदा मोहन बोस। आनंदा मोहन बोस जो है वो दूसरे पर्सनालिटी है जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जो वेव ऑफ नेशनलिज्म है उसको स्प्रेड करने में भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन उसके बाद एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन और आती है, वो आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये बनाई है दादा भाई नरोजे ने लंदन में, और ये बनाई है 1866 में। तो ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ईयर को एक बार कंफर्म कर लेना 1866, क्योंकि कहीं कहीं पे ये 1885 भी दे 1865 भी दे रखा होता है, लेकिन जो NCERT में मेंशन है दैट इज़ 1866। और अभी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, वो बनते हैं INC। अभी क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल थी, लेकिन इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर थे। ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी इनके बीच में कुछ जो है वो कॉमन फैक्टर्स थे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो कॉमन फैक्टर समझ लिए तो हमें पता चल जाएगा कि INC क्यों बनी। तो पहला कॉमन फैक्टर था कि इनका जो एनिमी था, या अगर हम बात करें कि ये सभी जो है वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट थे एक तरह से, या फिर ये कहते थे कि रिफॉर्म्स चाहिए। इसको हम दोनों को लिंक कर सकते हैं एक साथ और कह सकते हैं कि कॉमन जो है वो एजेंडा, एक जो एजेंडा रहा वो कॉमन रहा, एक कारण ये हो सकता है। सेकंड कारण हो सकता है वो ये कि इनके जो कॉमन फैक्टर में आता है वो आता है एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये एक तरह से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी जो कि डिमांड कर रही थी एक तो रिफॉर्म्स की सबसे पहले, और उसके बाद दूसरी जो डिमांड कर रही थी वो कर रही थी जॉब की, कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब अगर आपने हमें पढ़ा लिखा दिया है तो अभी हमें जो है वो जॉब भी दो भाई, सरकार का ड्यूटी है। इन्होंने कहा कि सरकार की ये ड्यूटी, अगर आप एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल कर रहे हो, रूल ऑफ लॉ आप चला रहे हो, तो भाई उस रूल ऑफ लॉ में ये भी कहा गया है सरकार वेलफेयर प्रमोट करेगी। तो मतलब इनके टारगेट जो है वो कॉमन थे। अब टारगेट कॉमन थे, ऊपर से एक रोल प्ले करता है, वो करता है प्रेस, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज। पहले तो ऐसा था पंजाबी संस्कृत बंगाली तो सब अलग अलग थे, लेकिन अब इंग्लिश आ गया तो कॉमन एक मीडियम बन गया। जब एक कॉमन मीडियम बन गया तो इनको लगा कि जब कॉमन मीडियम बन सकता है तो कॉमन एक ग्राउंड क्यों नहीं बन सकता। अब एक कॉमन ग्राउंड बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। ऑलमोस्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1884 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बना चुके थे।
ठीक है। 1884 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब एक सभी लीडर्स को एक छत के नीचे लेकर आ गए थे, लेकिन फाइनली ये जो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ 1885 में आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं आईएनसी बनने का ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम आईएनसी को कवर करेंगे। एंड आप अगर आप हमारे साथ लाइव बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।